सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म EFE एकेडमी में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण एक साइंस का टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आ रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश एग्जाम्स में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपने चर्चा करें कि ये जो ब्लड होता है अपना, एक तो ब्लड की मात्रा अपने शरीर में देखें, लगभग 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। और ये 5 से 7 लीटर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर एक ऐसी अवस्था होती है जिसको कहते हैं शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो तो बहता है अपनी धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर। और CO2 वाला जो ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसको कहेंगे विऑक्सीकृत या डीऑक्सीजनेटेड। और CO2 युक्त को विऑक्सीकृत भी कहते हैं, और कई बार अशुद्ध भी बोल सकते हैं, इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। तो ये जो अशुद्ध रक्त होता है, विऑक्सीकृत रक्त है, ये अपना बहेगा शिराओं के अंदर। तो दो प्रकार का रक्त लेंगे, एक तो शुद्ध रक्त ऑक्सीकृत, और दूसरा अशुद्ध रक्त विऑक्सीकृत। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला रक्त है वो बहेगा धमनियों में, आर्टरीज में। और CO2 वाला जो ब्लड है वो बहेगा अपना विऑक्सीकृत रक्त है वेन्स में, और जिनको अपने कहते हैं शिराएं। ये आपको एक इमेज दिखा रखी है। इस इमेज में अपने देखें तो ये जो डायग्राम लिए अपनों ने, इस डायग्राम को देखें, ये हार्ट की पोजीशन बनाई हुई है। ये हार्ट है, ये अपना हार्ट है। और इसके बाद में जो जाल सा दिख रहा है, ये शिराओं का, धमनियों का ये पूरा जाल होता है अपने बॉडी के अंदर। और दूसरा ये रक्त वाहिनी के अंदर ये दिखा रखी है RBC, लाल रक्त कणिका। RBC घूमती रहती है इस प्रकार से। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और एग्जाम्स में स्कोरिंग है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। और फिर अपने आगे चर्चा करें तो इसमें इस स्लाइड के ऊपर जैसे क्वेश्चंस बने, एक तो सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 5-6 लीटर ब्लड होता है। 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड होगा। 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होगी। और दूसरा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, शुद्ध रक्त किस में बहेगा, वो बहेगा धमनियों के अंदर या आर्टरीज के अंदर बहता है। और CO2 वाला जो अशुद्ध रक्त है वो किस में बहेगा, वेन्स के अंदर बहता है, शिराओं के अंदर बहेगा। तो ये इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में लेना है। सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर या 5 से 7 भी कह सकते हैं की बात है। और ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में बहेगा, धमनियों के अंदर। और CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीकृत रक्त है वो किस में बहेगा, वेन्स के अंदर बहेगा। और यहां पर ये हार्ट की एक स्ट्रक्चर बना रखी है। देखो ये हार्ट की स्ट्रक्चर को अपने अलग से भी देखेंगे। अपना जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ फेफड़े के पास होता है। इसको एक इमेज के द्वारा जैसे देखें, अपने इसको एक इमेज के द्वारा देखें, ऐसे समझो आप। इसमें जैसे ये हार्ट है, यूं देखें अपने, इस प्रकार से एक शेप लिया अपने। ये श्वास नली है, ये श्वास नली 2 भागों में बंट जाएगी ऐसे। और ये अपना दायां फेफड़ा है, और ये अपना बायां फेफड़ा है, इस तरह से रहेगा। तो ये इनके साइज के अकॉर्डिंग है। ये राइट लंग हो गया, दायां फेफड़ा दाईं तरफ, और लेफ्ट साइड में बायां फेफड़ा। बाएं फेफड़े में यहां पे खांच होती है ऐसे, ये खांच है। इस खांच को बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियो शब्द हार्ट के लिए आता है। इस कार्डियक नोच के अंदर, ये खांच के अंदर हार्ट होता है अपना। यहां पे हार्ट स्थित रहता है इसके ऊपर से, यूं हार्ट की स्थिति होती है। तो हल्का सा लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट है अपना। और दूसरा, हार्ट और फेफड़ों के ऊपर पसलियां होती है, रिब्स, 12 जोड़ी पसलियां एक पिंजरे की तरह संरचना बना देती है।
इस पिंजरे नुमा संरचना के अंदर अपना हार्ट और फेफड़े सुरक्षित रहता है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि हार्ट की स्थिति किधर होगी, हल्के से बाएं फेफड़े की तरफ होगी, बाएं फेफड़े की तरफ होती है इसकी स्थिति। और इसके बाद अपने देखें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हमारे हृदय के अंदर हृदय की जो स्थिति है वो अधिकतर हल्की सी किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी। ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट की स्थिति मिलेगी, लेफ्ट साइड के अंदर। हार्ट का जो वजन है अपने हृदय का वजन एक कॉमनली ध्यान रखो लगभग 1 पाव के करीब होता है, 250 ग्राम के करीब। तो 250 से 300 ग्राम अपने हार्ट का वजन होता है, 250 से 300 ग्राम। और जैसे बंद मुट्ठी होती है, क्लोज्ड फिस्ट है, इस प्रकार की आकृति होती है। तो ये हार्ट को दिखा रखा है। इस हार्ट के इमेज में देखोगे, ये जो नीले रंग की दिख रही है ये तो होती है वेन्स, सिराएं। इनमें नीलापन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। और ये जो लाल रंग की दिख रही है ये होती है आर्टरीज, धमनी। तो धमनी और सिराएं इस प्रकार से होता है अपना। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखें अपने, हृदय की संरचना के बारे में। अब आपको मैं एक पहले रफली संरचना बना के दिखाता हूं और फिर इस इमेज को अपने देखेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो रफली इमेज अपने बना के देखें, इस प्रकार से हार्ट की स्ट्रक्चर बनाएं, अपने एक रफली इमेज बनाएं। तो यूं हार्ट है, जैसे इस प्रकार की संरचना होती है। जितने भी स्तनधारी प्राणी है, मैमेलियन गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, ब्लू व्हेल वगैरह, इन सभी जानवरों के अंदर हार्ट में 4 चैम्बर मिलते हैं। तो 2 आगे के चैम्बर होते हैं, 2 पीछे के चैम्बर होते हैं। आगे के जो चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं आलिंद या अट्रियम ओरिकल्स, आलिंद कहेंगे। पीछे के चैम्बरों को कहते हैं नीले, वेंट्रिकल्स। तो 2 तो आलिंद हो जाएंगे, 2 ही नीले हो जाएंगे। 4 ये चैम्बर होते हैं अपने हार्ट के अंदर। आलिंद जो होते हैं इनका आकार समान होता है, इनका बिल्कुल समान आकार होता है, लेकिन नीलियों का आकार समान नहीं है। नीलियों के अंदर क्या होता है, विभाजन असमान है। तो ये वाला जो नीले है, लेफ्ट नीले है, बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बरों के अंदर सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर होता है। इस प्रकार की संरचना अपने हार्ट की होती है, 2 आलिंद और 2 नीले। आलिंद का आकार बिल्कुल समान आकार का है और जो नीले है, नीलियों का आकार है वो असमान है, असमान होता है। और ये बाएं नीले सबसे बड़ा चैम्बर होता है। आलिंद और नीले के बीच ऐसे वाल्व होते हैं, यूं वाल्व है ऐसे, इनको अपने अलग से देखो, यूं वाल्व है ऐसे। तो इनके अंदर जो ब्लड है वो एक दिशा में बहेगा, इधर से इधर की तरफ बहेगा ऐसे, यूं वाल्व खुल जाएंगे ये। तो आलिंद से नीले की तरफ ब्लड बहता है, लेकिन नीले से आलिंद की तरफ यदि ब्लड जाता है तो ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आलिंद से नीले की तरफ ब्लड को भेजने का काम करते हैं वाल्व। राइट साइड में अपने 3 वाल्व होते हैं। तो 3 वाल्व को कहते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व। बाई तरफ अपने 2 वाल्व होंगे, 2 के लिए वर्ड आएगा बाई, तो बाई कस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, इस प्रकार से वाल्व होते हैं। तो ये वाल्व अपने हार्ट के अंदर ब्लड को एक दिशा में जाने देंगे, आलिंद से नीले की ओर। तो ये चीजें अपने अपने पीपीटी के अंदर देखें। अब वहां पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उनको लेके चलते हैं। अपने हृदय की संरचना बना रखी है इसके अंदर, देखो आप। अब ये जो संरचना है, इस संरचनाओं को थोड़ा डिटेल से देखें अपने। तो इसमें ये जो संरचना है ये आलिंद है, ये दूसरा आलिंद है, ये आलिंद का आकार समान है। ये नीले है, ये बायां नीले है,
ये सबसे बड़ा चेंबर है जो बाया नीले है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इधर वाला हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स। और हृदय की संरचना देखें तो सभी स्तनधारियों के हृदय में क्वेश्चन बने कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होंगे, 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर मिलेंगे, 4 चैम्बर हार्ट होता है। और ये 4 चैम्बर्स ले लिए अपने, राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये इधर वाले राइट हो जाएंगे, इधर वाले राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद और बायां नीले, ये 4 चैम्बर बन जाएंगे। उसके बाद अपनी चर्चा करें आलिंद और नीले के बीच में वाल्व होते हैं, जो भी बता रहे थे आपको, और जो रक्त को एक दिशा में जाने देंगे, आलिंद से नीले की तरफ जाने देंगे, एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा। राइट साइड में कितने वाल्व होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट साइड के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिकपाट, राइट साइड में 3 ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में 2 है द्विकपाट बाइकस्पिड वाल्व। ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में ध्यान रखना है, और बाइकस्पिड वाल्व किधर होंगे, लेफ्ट साइड के अंदर होंगे। और इनका फंक्शन क्या है, ब्लड को किधर जाने देंगे, ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। देयर आर वाल्व्स बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल that allow blood to flow in one direction, single direction में blood flow करेगा, from the atrium to ventricle, atrium to ventricle, opposite नहीं जाएगा। कई बार वाल्व में प्रॉब्लम हो जाती है, वाल्व खराब हो गया, तब ब्लड अपना उल्टा बह सकता है, वेंट्रिकल से अट्रियम की तरफ जा सकता है, नीले से आलिंद की तरफ जा सकता है। इसलिए फिर डॉक्टर्स लोग सर्जरी वगैरह करके वाल्व को चेंज कर देते हैं, सिंथेटिक कुछ कृत्रिम वाल्व लगा देते हैं, अपने बोलते हैं ना कि वाल्व का ऑपरेशन हुआ है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के वाल्व लिए अपनों ने। इसके बाद आगे चर्चा करें अपना जो ब्लड है वो लगातार घूमता रहता है, इसी को कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी, आपको एक डायग्राम भी बना के दे रखा है, ये जो साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन की इन्होंने खोज की थी, विलियम हार्वे का डायग्राम बनाया हुआ है। और फिर ये इमेज बना रखी है अपनों ने ब्लड की, हार्ट की लोकेशन को 2 यहां से हार्ट को अलग से दिखा रखा है, ये देखो आप। तो इसके अंदर हार्ट का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाई हुई है, और ये ऐसी दिखा रखी है, ये जो लाइनिंग है इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे अपने। ये क्या ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होगा उसके बारे में दिखा रखा है। और विलियम जो हार्वे थे उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कितने वाल्व होंगे, 3 वाल्व होंगे, त्रिकपाट ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 वाल्व होंगे त्रिकपाट। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कितने होते हैं, द्विकपाट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको एक इमेज के द्वारा देखते हैं अपने रफ पेज के ऊपर कि ब्लड का फ्लो होता कैसे है, किस प्रकार से ब्लड का फ्लो होगा, उसको देखें अपने। एक व्हाइट पेज ले लेते हैं अपने, उस पर देखते हैं, एकदम क्लियर करते हैं आपको। अब इसमें देखो ऐसा होता है, अपना जो हार्ट है उस हार्ट की स्थिति के अकॉर्डिंग शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक रफली इमेज बनाए अपने, जैसे मान लो ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति का शरीर है, इस तरह से रफली बनाया आप लोगों ने। यहां हार्ट की लोकेशन है, ये हार्ट की लोकेशन है। तो इस हार्ट की लोकेशन के आधार पर अपने जो पूरा शरीर है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अपने हाथ है, अपनी ये पूरी खोपड़ी है, ये हार्ट के आगे की तरफ है,
तो आगे की तरफ होने के कारण इसको कहते हैं अग्रभाग, एंटेरियर पार्ट हो जाएगा। और हार्ट के पीछे का भाग है, दोनों किडनी है, आंतें हैं, दोनों पैर है, ये पश्च भाग हो जाएगा। तो दो पार्टों में डिवाइड किया, हार्ट के आगे का भाग अग्रभाग, एंटेरियर पार्ट, हार्ट के पीछे का भाग पोस्टेरियर पार्ट या पश्च भाग, दो भागों में विभाजित कर दिया इसको अपने। ये तो अग्रभाग हो जाएगा और ये पश्च भाग हो जाएगा। अब इसके अंदर ब्लड जो आएगा हार्ट के अंदर, जैसे ये हार्ट लिया अपन ने, इसमें जो ब्लड आएगा आगे के भाग से अग्र महाशिरा आएगी, एक बड़ी महाशिरा लेके आएगी। इसमें जाल की तरह होता है, जैसे अंगुलियां हैं, अंगुलियों से जैसे ब्लड आ रहा है, ये छोटी छोटी सिराएं हैं, फिर बड़ी महाशिरा में डाल देगी, फिर और बड़ी शिरा में डाल देगी, लास्ट में महाशिरा के द्वारा फिर ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, उससे समझ में आएगा। गांव से कोई रोड निकलती है, वो रोड बाद में बड़ी रोड में मिलेगी, तहसील की रोड मिल जाएगी, फिर और बड़ी रोड में मिल जाएगी, फिर हाईवे पे मिल जाएगी। इसी प्रकार से अपने जैसे अंगुलियां हैं, अंगुलियों में छोटी छोटी सिराएं हैं, वो सिराएं बड़ी सिरा में रक्त को भेजेगी, फिर और बड़ी सिरा में भेजेगी, और लास्ट में एक बड़ी महाशिरा, अग्र महाशिरा ब्लड को लेके आएगी। एंटेरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा शरीर के आगे के भाग से ब्लड को ला रही है। सेम इसी तरह पीछे से होगा। अब पैरों की अंगुलियों से, फिर दोनों पैरों के अंदर लीवर, किडनी वगैरह, तो पश्च भाग से छोटी छोटी सिराएं बड़ी सिरा में, फिर और बड़ी सिरा में, और लास्ट में महाशिरा में ब्लड को भेज देगी। और पीछे के भाग से जो पश्च महाशिरा आएगी, पोस्टेरियर वेना केवा, ये ब्लड को ले आएगी। इस ब्लड के अंदर गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाला ब्लड है, तो CO2 वाला ब्लड है। और ये यहां पे अपनों ने बात की थी, राइट साइड में 3 वाल्व होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। इन ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ब्लड यहां चला जाएगा। तो हार्ट के राइट साइड में, हृदय के दाईं ओर कैसा ब्लड बहता है, ये क्वेश्चन बनता है। हृदय के दाईं ओर CO2 वाला ब्लड बहता है, या वियोक्सीकृत रक्त बहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। उसका रंग हल्का सा क्या होगा, नीला सा होगा। फिर यहां से ब्लड है, ये फेफड़ों में जाएगा, ब्लड फेफड़ों में जाएगा। और एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, हार्ट की तरफ ब्लड आएगा तो उसको कौन लेके आएगी, सिरा लेके आएगी। हार्ट की तरफ सिरा, और हार्ट से दूर कौन लेके जाएगी, धमनी लेके जाएगी। हार्ट से दूर आर्टरी या धमनी लेके जाएगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, हार्ट की ओर सिरा, हार्ट से दूर धमनी या आर्टरी। अब ये ब्लड हार्ट से दूर जाएगा, और दूर किस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों के अंदर ब्लड जाएगा। तो फेफड़ों के अंदर ब्लड जो है वो यहां से इधर जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि दाएं नीले से ब्लड आलिंद में जा रहा है, आलिंद में नहीं जाएगा, ऊपर से निकलेगा। 3 डायमेंशनल फ्लो होता है इसका, त्रिविमीय। तो इसको अपने एक डॉट लाइन से बनाते हैं, जैसे यूं है, जैसे इस प्रकार से जा रहा है, ये डॉट लाइन बनाई है अपनों ने। और इस ब्लड में गैस कौन सी जा रही है, CO2 जा रही है। और हार्ट से दूर जा रही है, तो हार्ट से दूर जा रही है तो इसके लिए शब्द काम में क्या लेंगे, धमनी काम में लेंगे, आर्टरी। लेकिन ब्लड इसमें कैसा है, इसमें ब्लड CO2 वाला है, तो CO2 युक्त रक्त है इसमें। तो ऐसी धमनी को कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है, एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें CO2 वाला ब्लड बहता है। बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा। अपवाद है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पल्मोनरी आर्टरी। फेफड़ों में CO2 को लेके जा रही है, और फेफड़ों से CO2 बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल गई, और सांस लेने में अपने ऑक्सीजन लेते हैं, तो फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन गई वो फिर ब्लड में चली जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। श्वास को अपनों ने बाहर छोड़ा, CO2 को बाहर छोड़ दिया, और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। वो ऑक्सीजन पहले फेफड़ों में जाएगी, फिर फेफड़ों से ब्लड में चली जाएगी।
तो ब्लड में जाते ही ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां पे होगा, फेफड़ों के अंदर होगा। फेफड़ों ने CO2 को निकाल दिया और ऑक्सीजन को एंटर करा दिया। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन पूछे तो कहां बताओगे, फेफड़ों के अंदर होता है। और फिर इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। कौन सी गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो यहां आएगा, इस जगह आएगा, इस चैम्बर में आ गया। और ये चैम्बर अपना कौन सा है, बाईं तरफ, बायां आलिंद है। और इसमें गैस कौन सी आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। यहां पर भी ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है, ये ब्लड हार्ट की ओर आ रहा है, हार्ट की ओर ब्लड आता है तो उसको अपने कहते हैं सीरा, सीरा लेके आएगी। तो ये जो सीरा होती है, पल्मोनरी सीरा होती है, फुफ्फुसीय सीरा, ये एकमात्र ऐसी सीरा है जिसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा बहता है, ऑक्सीजन वाला बहता है। बाकी सभी सीराओं में CO2 वाला बहता है। तो ये भी अपवाद है। जैसे धमनी में अपवाद लिया था अपनों ने, पल्मोनरी आर्टरी, ऐसी सीराओं में भी अपवाद है, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सीरा। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लाएगी यहां पे, यहां ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट साइड के अंदर बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में 2 वाल्व है। इन 2 वाल्व के द्वारा ब्लड है वो जाएगा बाएं नीले में। तो बाईं तरफ कैसा ब्लड बह रहा है, ऑक्सीजन वाला, और यहां कैसा बह रहा था, CO2 वाला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे किधर बहेगा, बाईं तरफ बहेगा। तो ये स्पेशल ध्यान रखिए, हार्ट के अंदर दाईं तरफ, दाएं आलिंद और दाएं नीले में तो रक्त बहता है CO2 युक्त, वियोक्सीकृत, और बाईं तरफ, बाएं आलिंद और बाएं नीले में रक्त बहता है ऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब यहां पे ब्लड आ गया है ऑक्सीजन वाला। अब यहां से फिर क्या है, इसकी एक इमेज के द्वारा देखें, ये हार्ट है, आगे अपने ऊपर। तो ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, यहां से फेफड़ों से जो आया था। अब इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजना है अपने को, तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ऐसे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर यहां से एक महाधमनी निकलती है, ग्रेट एरोटा, इस तरह से 3 डायमेंशनल, बाएं नीले से निकलेगी और एक महाधमनी होती है, ग्रेट एरोटा। ये महाधमनी ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाएगी। फिर इसकी खूब सारी ब्रांच निकल जाती है, जैसे हाईवे में नहीं होता कि हाईवे में एक लिंक रोड निकलती है, ऐसे ये हार्ट, फेफड़ों से ऑक्सीजन आया हार्ट के अंदर, हार्ट से इस ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में की जाएगी, इसकी खूब सारी ब्रांचें निकल जाएगी। तो ये महाधमनी है और शरीर के हर भाग तक ब्लड पहुंचा दिया जाएगा। और अपने शरीर के हर भाग का, अपने शरीर का निर्माण किससे हो रहा है, कोशिकाओं से हो रहा है। तो हर कोशिका के अंदर ब्लड पहुंच जाएगा। कैसा ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीकृत रक्त पहुंच जाएगा। क्योंकि हर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के बिना तो कोशिका डेड हो जाएगी। इस प्रकार से ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है मेनली, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन कर देगा और कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। अब अपने स्लाइड के माध्यम से कुछ देखें कहां कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अपनों ने डिस्कस कर लिया था, इसमें एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है, तो इसका आंसर आपको देना है फेफड़ों में होता है। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां होता है, तब फेफड़े नहीं देंगे, फिल्टर तो अपने किडनी में होता है। हानिकारक जो पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो ब्लड में है, वो फिल्टर होकर यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन तो आंसर देंगे किडनी, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का मतलब CO2 गैस को बाहर निकालना, ऑक्सीजन गैस को अंदर डालना। तो वो कहां पे होता है, फेफड़ों में होता है। तो फेफड़ों के अंदर रक्त का क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस स्लाइड पे बन सकता है।
बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है, ये आप लोगों ने चर्चा की थी, बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त है द्विकपाट, बाइकस्पिड वाल्व, द्विकपाट वाल्व के माध्यम से बाएं नीले में जाता है। और फिर महाधमनी जो है ग्रेट एरोटा, जो एरोटा है महाधमनी, ये फिर अपने पूरे शरीर में उस ब्लड को पहुंचा देगी। महाधमनी के द्वारा ब्लड पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। और ये जो संरचना बना रखी है ब्लड के बारे में कि रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो कोशिकाओं के अंदर रक्त के द्वारा क्या पहुंचाई जाएगी? ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर बनेगा हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, रक्त का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं और फिर वो उसको कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद में क्या होगा? कोशिका जो है वो, जैसे ये कोशिका लें अपने, ये सेल है अपने पास, सेल या कोशिका है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझो आप। वातावरण में ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन पहले अपने फेफड़ों में गई, फेफड़ों से फिर वो ब्लड में चलेगी, ब्लड के माध्यम से हार्ट में गई, हार्ट के अंदर जब पंप करेगा तो महाधमनी उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजेगी और उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। तो हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचा देगा। अपना शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, तो अरबों खरबों जो कोशिकाएं हैं वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन कोशिका में जाके क्या करेगी? दिमाग की कोशिका है, लीवर है, किडनी है, इनकी सब कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑक्सीजन पहुंच के क्या करती है? तो जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक संरचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन ने कोशिका को दे दी ऑक्सीजन, और वो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी। ऐसे चक्कर चलते हैं, ऐसे ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है, क्रेब्स चक्कर है, श्वसन के चक्कर होते हैं, ऐसे श्वसन के तंत्र में पढ़ेंगे अपने, और ईटीएस चक्कर होता है। ऐसे चक्करों के माध्यम से तो ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। एनर्जी को अपने क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, उत्पन्न नहीं होती है ऊर्जा, नष्ट नहीं होती है। अब ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को कोशिका डायरेक्ट काम में नहीं ले सकती, इसलिए उस ग्लूकोज की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो दूसरी फॉर्म में कैसे बदलेगी? उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगी, और वो जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा टूट के फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगी? एटीपी में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ में गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलेगी। मतलब ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ में गैस कौन सी निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एटीपी स्टोर हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे बैंक में अपने जमा कराते हैं, रुपए के रूप में कराते हैं। मुद्रा क्या है? रुपया, इंडिया का जैसे देखें। इसी प्रकार से जो करेंसी होती है, मुद्रा है ऊर्जा की, तो कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वो कौन होती है? एटीपी होती है।
एटीपी के द्वारा स्टोर होगा एक प्रकार से। और साथ में गैस कौन सी निकल गई, CO2 गैस निकल गई, और वो CO2 गैस है वो फिर वापस ब्लड में आ जाएगी, और वापस ब्लड में आते ब्लड वापस कैसा हो गया, वियोक्सीकृत हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। और वियोक्सीकृत जो रक्त है वो CO2 वाला ब्लड है, वो फिर वापस हार्ट के अंदर आएगा, वही पश्च महाशिरा लाएगी, अग्र महाशिरा लेके आएगी। जब शिराएं CO2 वाले ब्लड को हार्ट के अंदर लाएगी तो हार्ट क्या करेगा, फैलेगा, हार्ट फैलेगा, वो फिर CO2 फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, और जो अपनी ऑक्सीजन लेंगे वो फेफड़ों से फिर हार्ट के अंदर जाएगी। फिर हार्ट क्या करेगा, संकुचन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फिर वो महाधमनी फिर पूरे शरीर में लेके जाएगी। इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है पूरा का पूरा। उसी तरह उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो यहां से अपने देखें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऊर्जा की मुद्रा किसको कहेंगे, एटीपी को कहेंगे, एनर्जी करेंसी है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ऊर्जा की मुद्रा है ये, एटीपी एनर्जी करेंसी है। तो ये इसमें दिखा रखा है इस स्लाइड के अंदर कि जो ऊर्जा की मुद्रा है एटीपी, एटीपी का स्टोरेज किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाएगा, पावर हाउस है, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो ये संरचना दिखा रखी है, सेल की दिखा रखी है। इस सेल में ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बाकी सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्टों का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, अपने साइटोलॉजी वाला पार्ट लेंगे, कोशिका विज्ञान। तो ये संरचना पढ़ी अपनों ने कोशिका के बारे में, पावर हाउस है एक प्रकार से कोशिका का। और अब इसमें इस स्लाइड के अंदर अपने जैसे देखें कि जब शिराएं रक्त को हृदय में लेकर आती है, मतलब शिराएं हैं वेन्स, जब ब्लड को हार्ट में लाएगी, ब्लड को हार्ट में लाएगी तो जैसे ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, हार्ट फैलेगा, तो हृदय में क्या होता है, प्रसार होता है, हृदय फैलता है। रक्त को हार्ट में लेके आएगी तब हार्ट के अंदर क्या होगा, प्रसार होगा, हार्ट फैलता है। और जब CO2 वाला ब्लड हार्ट से बाहर निकल गया फेफड़ों के द्वारा, और फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया हार्ट के अंदर, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना है, तब हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, ऐसे संकुचन करेगा। हार्ट में क्या होगा, संकुचन होगा, मतलब शरीर में जब रक्त को पहुंचाना है तब हार्ट क्या करता है, संकुचन करता है, संकुचन होगा हार्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से हार्ट के अंदर लगातार, अब ये देखो डायग्राम दिखा रखा है, तो नॉर्मल हार्ट को दिखा रखा है आपने, ये नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल कंडीशन में। और जब शिराएं CO2 वाला ब्लड है हार्ट के अंदर लाएगी, तो जैसे ब्लड हार्ट में अंदर आता रहेगा तो हार्ट फैलेगा, तो ये हार्ट में प्रसार हो रहा है, देखो अब ये प्रसारित, एक्सपेंडेड हार्ट, फैले हुए हार्ट की स्थिति है, फैला हुआ हार्ट है ये, और ये नॉर्मल हार्ट है प्रकार। और दूसरा, एक संकुचन और एक जो प्रसार होगा उसको कहते हैं हृदय की धड़कन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्शन, हृदय का संकुचन और हृदय का प्रसार, उसको कहेंगे धड़कन। और 1 मिनट में लगभग हृदय 72 बार संकुचन करता है और 72 बार ही फैलता है, जिसे कहते हैं अपने हृदय की धड़कन दर, पल्स रेट। तो पल्स रेट लगभग कितनी होती है, तो पल्स रेट अपनी लगभग 72 बार होती है, 72 बार प्रति मिनट, 72 टाइम्स पर
मिनट होगी, 72 बीट्स पर मिनट होती है, 72 बार। और हृदय की धड़कन को नापने के लिए एक जो मीटर आता है, इस तरह का मीटर होता है, देखो आप इसको रफली इमेज में देखें अपने, इस तरह का मीटर होता है हृदय की धड़कन दर को नापने वाला, यू मीटर होता है। इन दोनों को कानों में लगा लेंगे और इससे हृदय की धड़कन को देखा जाता है। इस उपकरण को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन दर को किससे लेंगे? स्टेथोस्कोप से लेंगे। और दूसरा इसमें क्या होता है, हृदय जब संकुचन करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाना होता है, भेजना होता है, हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और वो प्रेशर होता है 120। इस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, संकुचन वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा, जब हृदय के अंदर ब्लड आएगा, हृदय फैलेगा, अब फैलते समय प्रेशर कम होगा और वो प्रेशर कितना होता है? 80 होता है। 80 पैमाना होता है मिलीमीटर के अंदर, पारे के दाब के बराबर, Hg। तो ये 80 होता है, ये होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो ये अपने को स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सामान्य व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। 120 कौन सा है? संकुचन वाला है, जब प्रेशर ज्यादा होगा। और 80 कौन सा है? प्रसार वाला है, वो कितना होता है? 80 होता है। तो 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर ये ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर यदि इससे ज्यादा है, 140/90 से भी ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और 120/80 से कम हो गया, 100/80 से भी कम हो गया, उसको कहते हैं हाइपो। दो टर्म याद रखनी है, नीचे के लिए आता है हाइपो, ऊपर के लिए आएगा हाइपर। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। एक ऑप्शन ऐसे मिल जाए 120/80 और एक ऑप्शन हो 80/120। तो 80/120 वाला गलत होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमेशा पहले लिखते हैं और डायस्टोलिक को हमेशा बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार से रहेंगे, सिस्टोलिक आगे रहेगा, डायस्टोलिक बाद में रहेगा। अब इस ब्लड प्रेशर को नापते किससे हैं? तो नापने का एक जो मीटर आता है, इस तरह से आपने देखा होगा, यूं पारे का स्केल चलता रहता है ऐसे, कांच की एक इस तरह से ट्यूब सी होती है, उसमें पारे का पैमाना चलता रहता है। और एक ऐसा बैलून सा होता है जिसके द्वारा डॉक्टर इसमें हवा भरता रहता है। और एक ये पट्टा सा होता है जिसको बांध देंगे। तो ये इस प्रकार का ये जो मीटर होता है जिससे अपने ब्लड प्रेशर नापते हैं, इस मीटर को कौन सा कहते हैं अपने? तो ये जो मीटर होगा ये अपना है स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने का। धड़कन नापने का तो स्टेथोस्कोप, कान वाला हो। और ब्लड प्रेशर नापने का कौन सा होगा? स्फिग्नोमेनोमीटर। ये दो मीटरों का ध्यान रखना आप। धड़कन दर कितनी होगी? 72 बार प्रति मिनट, जिसको नापेंगे किससे? स्टेथोस्कोप से। और ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। और कौन से मीटर से नापेंगे? स्फिग्नोमेनोमीटर से नापेंगे। अब अपने स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, इसमें दिखा रखा है आपको कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नापने के लिए तो कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर। धड़कन दर को नापेंगे किससे? स्टेथोस्कोप से नापेंगे। स्टेथोस्कोप से नापा जाता है हृदय की धड़कन दर को। और नॉर्मल व्यक्ति के अंदर हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बार। अब ये 72 बार कोई फिक्स नहीं है,
ये एवरेज है। जैसे अपने रनिंग कर रहे हैं, अब रनिंग करते समय हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, अपने हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। रात को सो रहे हैं, अपने सोते समय हृदय की धड़कन स्लो हो जाएगी। तो एवरेज निकालिए, एवरेज तो कितनी बताओगे? 72 बार होती है। बच्चों के अंदर ज्यादा होती है धड़कन, बूढ़ों में थोड़ी कम मिलेगी। तो इस प्रकार एज का वेरिएशन भी रहता है और कंडीशन का वेरिएशन भी रहता है। रनिंग करेंगे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, सोते समय स्लो हो जाएगी। तो एवरेज याद रखनी है अपने को, कितनी होती है? 72 टाइम्स पर मिनट होती है। और ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए मीटर तो होगा स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमेनोमीटर। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। और सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर मर्करी या पारा होता है। और नापने के लिए काम में लेते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान रखोगे, एक तो ब्लड प्रेशर कितना होगा 120/80, और नापने के लिए मीटर कौन सा काम में लेंगे? अपने स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर में इसको ब्लड प्रेशर को नापते हैं अपने। अब ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन है, रक्त को अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें, पानी खूब सारा पिया करो आप लोग। कम से कम अपने को डेली 5 से 7 लीटर पानी की जरूरत होती है, और लोग बहुत कम पानी पीते हैं। जितने पानी पिएंगे उतने एनर्जेटिक रहते हैं अपने। तो अपनी चर्चा कर रहे थे कि जो ब्लड है, उस ब्लड का तरल भाग भी है और ठोस भाग भी है, दोनों भाग है उसके। माइक्रोस्कोप से देखेंगे अपने, तो तरल जो भाग होता है उस भाग को कहते हैं प्लाज्मा। तरल भाग को प्लाज्मा कहेंगे। और प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का 55% होता है। 55% भाग केवल तरल है, लिक्विड है ब्लड का। और प्लाज्मा का काम क्या होता है? अपने शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया वगैरह बनते हैं, उस लीवर से यूरिया को किडनी में लेके आएगा और फिर यूरिन को बाहर निकाल देगा। आंतों के अंदर ग्लूकोज है, जो पतित भोजन है, उस ग्लूकोज को पूरे शरीर में पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? प्लाज्मा पहुंचाएगा। तरल भाग कहेंगे। अनेक हार्मोन है, कहने का मतलब शरीर के अंदर अनेक प्रकार के जो ठोस कण होते हैं, यूरिया है, अनेक ग्लूकोज है, हार्मोन्स है, इनका शरीर में परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, तो वो काम कौन करेगा? प्लाज्मा करता है। जैसे मतलब पानी के जहाज होते हैं, तो पानी जो है वो जहाज के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसी प्रकार से अपना जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा अपने शरीर में जो ठोस कण है उनको एक भाग से दूसरे भाग में जाना है। जैसे आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो इनको शरीर में घूमना है चारों तरफ। तो इसके लिए माध्यम प्रदान कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। तो ये ठोस कणों को यूरिया, ग्लूकोज, अनेक प्रकार की रक्त की कोशिकाएं हैं, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है। और प्लाज्मा का अधिकतर 90 से 92% भाग जल ही होता है, और बाकी लगभग 6 से 8% भाग उस पे प्रोटीन होती है। और प्रोटीन के अंदर प्लाज्मा में देखें 3 प्रोटीन मेन होती है। पहले आप ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से, फिर अपने पीपीटी के ऊपर देख लेंगे। 3 प्रोटीन मेन होती है। एक तो होती है एल्बुमिन। एल्बुमिन, देखो पढ़ाई करने का तरीका है, पहले ध्यान से सुना करो, बी गुड लिसनर, और फिर ध्यान से देखा करो बोर्ड के अंदर। तो अपनी जो इंद्रियां है वो जितनी ज्यादा काम करेगी उतना ही अपने को लर्निंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो पहले सुन के याद करें, फिर देख के याद करें, और फिर घर पे रिवाइज करें। इस प्रकार लिख लिख के याद भी कर सकते हो आप, अनेक मेथड है लर्न करने के। तो लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशल 2 मेथड बता रहा हूँ। पहले सुना करो ध्यान से, गुड लिसनर, फिर पीपीटी देखा करो। तो इसमें अपनों बात कर रहे थे कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है। एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करती है?
कि एक जो शरीर के अंदर रक्त का जो प्रेशर है, कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, उस परासरण दाब को बनाए रखने का काम कौन सी प्रोटीन करेगी? एल्बुमिन करेगी। एक प्लाज्मा की प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती है। अपनी जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उस क्षमता को कौन बनाती है? ग्लोबुलिन बनाती है। तीसरी प्रकार की प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइबर से होते हैं इसके अंदर। तो फाइब्रिनोजन चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। तो ये 3 प्रोटीन है प्लाज्मा की। एल्बुमिन परासरण दाब को बनाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी पावर को बनाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और फाइब्रिनोजन चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। और दूसरा, प्लाज्मा में कुछ गैसें भी होती है, इस तरह से पार्ट रहते हैं। तो इसमें ये देखिए रक्त की संरचना के अंदर, तो रक्त का तरल भाग है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और ठोस भाग बचा, तो ठोस भाग कितना बचा? 45%। और ठोस भाग में कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस प्रकार से कोशिकाएं मिलेगी इसके अंदर। और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? तो प्लाज्मा का कार्य क्या है? अभी बात की थी अपनों ने, ग्लूकोज। ग्लूकोज, यूरिया, हार्मोन, ये जितने भी तत्व है, रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका क्या करेगी? परिवहन करेगी। ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है इनका। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको भी करेगी। इनका परिवहन करने का काम करता है प्लाज्मा। तो यदि प्लाज्मा बॉडी के अंदर नहीं हो तो ये आरबीसी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जा ही नहीं पाती। तो इनका परिवहन करने का काम कर दिया इसने प्लाज्मा का। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान रखोगे। और प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी बताई थी आपको? 55% बताई थी। अब ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी है? लगभग 90 से 92% जल ही होता है। 6 से 8% क्या है? प्रोटीन। और 1 से 2% अन्य पदार्थ है। प्रोटीन के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन की चर्चा की थी अपनों ने। एक तो ग्लोबुलिन परासरण दाब को बनाएगा। एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रकार की प्लाज्मा की प्रोटीन होती है। अलग अलग फंक्शन हो जाएगा इनका। और अब इनका फंक्शन बता रखा है इसमें। ग्लोबुलिन जो होगी, ग्लोबुलिन, ये जो प्रोटीन है ये इम्यूनिटी पावर बनाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी अपने को। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, परासरण दाब को मेंटेन रखेगी। फाइब्रिनोजन, इस प्रोटीन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग का फॉर्मेशन करता है। तो इनको एक बार अच्छी तरह से याद कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये जब रिकॉल करोगे तभी याद हो पाएगा आपका। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना। एल्बुमिन प्रोटीन का काम ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाना, परासरण दाब को बनाए रखना। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाना। ये 3 प्रोटीन है प्लाज्मा की, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। और इन अलग अलग प्रोटीन के कार्य अपनों ने डिस्कस कर लिए।
अब इसमें बात करेंगे आगे रक्त के ठोस भाग का। तरल भाग तो प्लाज्मा था, और प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन पे आते हैं उनके। अब ठोस भाग है वो टोटल ब्लड का 45% है, और 45% में 3 प्रकार की कोशिका है। आरबीसी जिसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाल। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल्स, लाल रक्त कणिका, इरिथ्रोसाइट। तो ठोस भाग का लगभग 99% वो आरबीसी होती है। 99% ठोस भाग है वो आरबीसी है, और जिसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिका। दूसरी टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिका, और साइंटिफिक टर्म बनता है इसके लिए ल्यूकोसाइट। और थर्ड है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो इन तीनों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, और सबसे मेन पार्ट है इसके अंदर ब्लड के अंदर आरबीसी का। आरबीसी के बारे में लाल रक्त कणिकाएं, एक तो इनकी संरचना देखो आप, आरबीसी की संरचना दिखा रखी है बोर्ड पे, आपको देखिए अंदर की तरफ गहरी होती है, तो इसकी जो संरचना। दूसरा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एकमात्र अपने शरीर में कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं है, तो वो है आरबीसी कोशिका। लेकिन ऊंट और लामा 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, लामा अफ्रीका में मिलता है। ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है, अपवाद है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं है। गाय, भैंस, बंदर, इनके अंदर सबकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है। लेकिन स्तनधारियों में 2 प्राणी अपवाद है, एक तो है ऊंट और एक है लामा। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और दूसरा आरबीसी में केंद्रक अपने नहीं होता। आकृति कैसी होती है? अंदर की तरफ होती है, ये गहरी होती है, इस प्रकार की संरचना होती है इसकी आरबीसी की, यूं रहती है थोड़ी, ये अंदर की तरफ पिचकी हुई रहती है, केंद्रक नहीं है। इसलिए इसकी जो आकृति होती है इसको कहते हैं उभयावतल, बाइकॉनकेव, उभयावतल इसकी आकृति पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके आया था, और शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाया है। वो किसने? हीमोग्लोबिन ने। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यही काम किसका बन जाएगा? आरबीसी का बन जाएगा। तो आरबीसी का यदि आपसे कार्य पूछे तो क्या बताओगे? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और आरबीसी का कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। और आरबीसी जो है उसका जो लाइफ स्केल है, जीवन काल है, वो लगभग 120 दिन होता है। निर्माण आरबीसी का अपने हड्डियों के अंदर एक संरचना होती है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, उसमें बनती है। आरबीसी का निर्माण किस में होगा? अस्थि मज्जा में होगा। जीवन काल 120 दिन होगा। आरबीसी क्या होती है? बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। और दूसरा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कि छोटे छोटे एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूणीय अवस्था है माता के शरीर में, उस कंडीशन में बच्चों के अंदर अस्थि मज्जा डेवलप नहीं हुई है, तो आरबीसी कहां बनती है? तब इसका आंसर देंगे लीवर में और प्लीहा में बनती है। लीवर और स्प्लीन में बनती है। और सामान्य व्यक्ति में किस में बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है।
तो आरबीसी का अंदर का जो पार्ट है हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाएगा 120 दिन के बाद, फिर आयरन की जरूरत और पड़ेगी। और दूसरा, आरबीसी की जो संख्या होती है वो एक बूंद ब्लड के अंदर कम से कम 45 से 50 लाख, विश्वास ही नहीं होगा, मतलब 45 से 50 लाख आरबीसी एक बूंद ब्लड में होती है। तो 5 से 7 लीटर में तो पता नहीं कितनी हो जाएगी, अनगणित हो जाएगी। अनगणित आरबीसी है, काउंटलेस आरबीसी है अपने बॉडी के अंदर। तो हर 120 दिन के बाद जब आरबीसी नष्ट होगी तो आरबीसी का हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाएगा। फिर तो इतना आयरन बॉडी कहां से लेके आएगा? इसलिए इनमें रिसाइकिल होती है। जैसे मान लो कोई लोहा होता है, पुराना लोहा है, उसको फेंकते नहीं है अपने, पुराने लोहे को क्या करते हैं, कबाड़िए को दे देते हैं। वो कबाड़िए उस लोहे को फैक्ट्रियों में पहुंचा देते हैं, वहां पर उस लोहे को गलाया जाता है और नए लोहे के बनाने में काम में उसको ले लिया जाता है। इसी प्रकार से अपने शरीर में होता है। जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो गया तो वो आरबीसी क्या होगी, प्लीहा में आके टूटती है, प्लीहा में उसको तोड़ा जाएगा। तो उसका हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का आयरन अलग कर लिया जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन अलग कर ली जाएगी, तो प्लीहा में टूटेगा और फिर वो आयरन है वो अस्थि मज्जा में भेज दिया जाएगा, वहां नई आरबीसी बनती रहती है। इस प्रकार से ध्यान रखें, अपने शरीर में आरबीसी टूटती कहां है, या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बहुत बार, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलेंगे, प्लीहा को बोलेंगे। और आरबीसी का निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल कितना होगा, 120 दिन होगा। संख्या कितनी बतानी है, एक बूंद ब्लड के अंदर, यानी आयतन देखें पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड वॉल्यूम के अंदर 45 से 50 लाख या 4.5 से 5 मिलियन होती है। तो ये आरबीसी के बारे में नॉर्मल चर्चा करी। अब अपने इसको स्लाइड पे देखते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर। एक तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक अब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं होगा, विदाउट न्यूक्लियस होती है आरबीसी। और सामान्य व्यक्ति के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब रक्त में। एक बूंद ब्लड में कितनी होगी, 4.5 से 5 मिलियन होती है आरबीसी। और आरबीसी के बारे में और फैक्टर्स अपने देखें, आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होगा आरबीसी का निर्माण, बोन मैरो के अंदर होगा, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, 120 दिन लाइफ स्पेन होता है इसका आरबीसी का। पुरानी आरबीसी है वो कहां पे टूटती है, जिसके कारण उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो वो किसको बोलेंगे, प्लीहा को बोलेंगे। प्लीहा जो है वो कहलाती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। ये प्लीहा का डायग्राम बनाया हुआ है। अपना जो स्टोमक होता है आमाशय उसके पास होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है ये प्लीहा है, गुलाबी सी ये दिखा रखी है, देखो ये आमाशय है, स्टोमक के पास होता है। इसको साधारण भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लो आप, आरबीसी का कब्रिस्तान बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो वो कौन होगा, ये होगी प्लीहा होगी। प्लीहा में आरबीसी आके टूटती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड प्लीहा या स्प्लीन। इसके बाद में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, एक मैं पहले वाइट रफ फेस पे समझाता हूं आपको, फिर अपने इसमें स्लाइड में देखेंगे।
तो आरबीसी जो है उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, स्कोरिंग है बहुत ही, और वो है ब्लड ग्रुप से संबंधित। ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं इसको पहले मैं रफली समझाता हूं आपको। जैसे जो आरबीसी कोशिका है, आरबीसी जो सेल है, ये आरबीसी कोशिका है। जैसे इस आरबीसी कोशिका के ऊपर, ये जैसे कोशिका है, इसके ऊपर की एक बाहर की लेयर है। आरबीसी की कोशिका की ऊपर की जो लेयर है उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है आरबीसी की सतह पर। तो आरबीसी की सतह पे जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, विशेष प्रकार की प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। सरफेस ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एंटीजन, एंटीजन कहते हैं। और इस एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू एंटीजन, और वो एंटीजन है कहां पर? आरबीसी की सतह के ऊपर है। अब इसमें एक साइंटिस्ट हुए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही क्या किया था? ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया था। कैसे किया उन्होंने? जैसे आरबीसी है, ये इस आरबीसी के ऊपर ऐसी प्रोटीन है, मान लो कोई, इसको एक इमेज के द्वारा बनाए अपने तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये ए टाइप की प्रोटीन है आरबीसी की सतह के ऊपर। तो ए टाइप की प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप क्या रख दिया गया? ए। आरबीसी के सरफेस के ऊपर जिसे गोल गोल से बना दिए उन्होंने, ए टाइप की प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए ब्लड ग्रुप बन गया। और दूसरा, आरबीसी की सतह के ऊपर ऐसे ट्रायंगल में बना दें अपने, अलग शेप दिखाई दे देगी, इस टाइप की प्रोटीन है आरबीसी की सतह पे, त्रिभुजाकार यूं प्रोटीन है जैसे, इसको उन्होंने नाम दे दिया बी। बी टाइप की प्रोटीन, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी बन गया। आरबीसी की सतह पे ए टाइप का प्रोटीन, ब्लड ग्रुप ए। बी टाइप का एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी। दोनों ही टाइप का है, ऐसा है। जैसे यू आरबीसी ली, इसमें ए टाइप का भी है, बी टाइप का भी है। ए टाइप भी है और बी टाइप भी है, दोनों टाइप के हैं, दोनों टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है। ये ए टाइप लिया आप लोगों ने, ये बी टाइप, यानी दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी टाइप का हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। और यदि कोई आरबीसी ऐसी है जिस आरबीसी पे किसी टाइप का कोई प्रोटीन नहीं है, ना तो ए टाइप का है ना बी टाइप का, दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको वापस समझ लो ध्यान से। एक साइंटिस्ट हुए सन 1900 के अंदर, कार्ल लैंडस्टीनर, तो उन्होंने बताया कि जो आरबीसी है उस आरबीसी की सतह के ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को नाम दिया एंटीजन। और एंटीजन यदि ए टाइप का है, ए टाइप का है तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही टाइप के एंटीजन है, ए भी है और बी भी है तो ए बी ब्लड ग्रुप। और एंटीजन नहीं है, ना तो ए टाइप का है ना बी टाइप का, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण करने का जो आधार होता है वो होता है एंटीजन। और एंटीजन के विपरीत रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर भी एक प्रोटीन होती है,
उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी विपरीत प्रोटीन है और ये है कहां पर, रक्त के तरल भाग में है, और एंटीजन कहां पे, आरबीसी की सतह पे है। अब ए एंटीजन होगा, उसमें बी एंटीबॉडी होगी। इसे अलग अलग दिखाने के लिए फिर कैसे करें अपने, तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में शो करेंगे। ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी, बी ब्लड ग्रुप उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए, ए बी ब्लड ग्रुप उसमें एंटीजन दोनों है ए और बी, उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन नहीं होता, उसमें एंटीबॉडी दोनों मिलेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बिल्कुल भी टेंशन मत करो आप, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है दो वे से पढ़ा रहा हूं, पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और फिर भी समझ में नहीं आता तो पीपीटी पर एक्सप्लेन करूंगा, तब ध्यान से देखना। आप दो प्रकार से लर्निंग करनी है, एक तो पहले सुन के लर्निंग करनी है और फिर देख के लर्निंग करनी है, पक्का हो जाएगा बिल्कुल। मतलब आपको बताना है कि एंटीजन के विपरीत प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं होती, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या है, दोनों होती है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती। अब इनको अपने जैसे देखें स्लाइड के द्वारा, रक्त समूह का वर्गीकरण सन 1900 में कौन से वैज्ञानिक ने किया था, और इसके लिए इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये वैज्ञानिक कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखोगे आप, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया था। अब इसमें ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, देखो ये ए ब्लड ग्रुप को दिखा रखा है, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी है, ओ में एंटीजन नहीं है। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप दिखा रखे हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनके अंदर, इसको अपने देखें कि जो एंटीजन है, एंटीजन के विपरीत प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग, उसमें उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहा जाएगा। एंटीजन के विपरीत रक्त के तरल भाग में उपस्थित प्रोटीन को क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी कहा जाएगा, एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी को हमेशा कौन से अक्षरों से शो करेंगे, छोटे अक्षरों से शो करेंगे, स्मॉल लेटर से शो करते हैं। अब इस टेबल को आप देखो, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है, ए बी है और बी भी है, कोमा लगाएंगे यहां पे, ए एंड बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन नहीं है, अब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं, तो ए बी में दोनों है, ए और बी। और कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन अब्सेंट है, ओ में एंटीजन नहीं है। और ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, बी में बी हो जाएगा। इनके विपरीत जो प्रोटीन होती है उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन के विपरीत प्रोटीन को क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी है, स्मॉल बी, विपरीत लेंगे ए में बी, बी के अंदर ए स्मॉल ए बी दोनों एंटीजन है, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे उसमें एंटीबॉडी नहीं होती। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अब्सेंट है, क्रॉस का मतलब अब्सेंट, अब्सेंट है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी, दोनों एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप का किया अपनों ने।
तो इस टेबल को अच्छी तरह से ध्यान रख लो आप, ये अपने आगे काम में आएगी, क्वेश्चंस करेंगे अपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में टेबल हेल्प करेगी अपने को। तो आपको इसको वापस रिकॉल कर लो। ए ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप। और एंटीजन के विपरीत जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को अपने कहते हैं एंटीबॉडी। ए एंटीजन में एंटीबॉडी स्मॉल बी, बी में स्मॉल ए, विपरीत लेना है। एंटीजन दोनों तो एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी दोनों, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये तो नॉर्मल किया। इसके बाद अपने जैसे देखें कि ये जो साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर, इनके एक मित्र थे वीनर। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने बंदर की एक विशेष प्रजाति थी रीसस, माकाका रीसस, उस रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर इन दोनों वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से वैज्ञानिक, एक तो लैंडस्टीनर और दूसरे कौन थे, वीनर थे। लैंडस्टीनर और वीनर, तो इन्होंने बंदर की प्रजाति थी रीसस, उस रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की, विशेष प्रोटीन की खोज की ब्लड के अंदर। अपनी विशेषता बंदर से ज्यादा मिलती है। जैसे आपको एग्जांपल दे, क्या अपनी मनुष्य की विशेषता बंदर से ज्यादा मिलती है या घोड़े से या कुत्ते से? तो बंदर से मिलेगी अपनी, इसलिए बंदर में खूब खोज होती रहती है। तो इस रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की, विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की। उस प्रोटीन को नाम क्या दिया गया, आरएस फैक्टर। आरएच फैक्टर या आरएच कारक, आरएस फैक्टर। तो आरएस फैक्टर की खोज किस में हुई थी, रीसस बंदर के अंदर हुई थी, रीसस प्रजाति के बंदर में। और ये आरएस फैक्टर यदि प्रेजेंट है, आरएच या तो फैक्टर बोल सकते हैं अपने, या बोल सकते हैं कारक। आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। आरएच फैक्टर अब्सेंट है, अनुपस्थित है, आरएच फैक्टर नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस का जो ब्लड ग्रुप वर्गीकरण करने का जो आधार होता है, वो आधार कौन सा होता है, आरएच फैक्टर होता है। और आरएच फैक्टर को खोजा किसमें गया था, रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर। फिर आगे ब्लड ग्रुप और क्लासिफाई कर दिए, एक टेबल के रूप में अपने देखेंगे इसको आगे। आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और आरएच फैक्टर नहीं है तो माइनस वाले हो जाएंगे, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस। तो प्लस और माइनस के हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इन 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप मिलता है, मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। और सबसे जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है, सबसे कम ब्लड ग्रुप मिलता है, वो मिलता है ओ माइनस। ओ माइनस रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो बी पॉजिटिव और ओ माइनस, ये ब्लड ग्रुप ऐसे अपने ले सकते हैं। तो इनको अपने पीपीटी के अंदर देखें जैसे, तो ये तो अपनों ने एंटीजन एंटीबॉडी शो किए थे। एंटीजन के विपरीत बनती है एंटीबॉडी। इसके बाद अपने जैसे देखें लैंडस्टीनर और एक इनके साथी कौन थे, वीनर। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया, लैंडस्टीनर और वीनर। इन्होंने कौन सी प्रजाति के बंदर में 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की थी, तो वो प्रजाति कौन सी थी, रीसस।
रिसस मंकी के अंदर खोज की थी, विशेष प्रकार की खोज की, और उस प्रोटीन को नाम क्या दिया गया? आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजन नाम दिया गया। तो ये इसमें क्वेश्चन बने कि लैंडस्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज कौन सी प्रजाति में की थी? रिसस प्रजाति के बंदर में की थी। और ब्लड ग्रुप का प्लस और माइनस का, ये दिखा रखा है ना, देखो इधर प्लस दिखा रखा है और इधर माइनस दिखा रखा है। प्लस और माइनस का जो वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो प्लस और माइनस के वर्गीकरण का आधार होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने प्लस और माइनस के अंदर क्लासिफिकेशन इनको करते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर आरएच फैक्टर पॉजिटिव हुआ, आरएच फैक्टर प्रेजेंट हुआ, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। जिन व्यक्तियों के ब्लड में आरएच फैक्टर उपस्थित हुआ, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और जिन व्यक्तियों के ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर अनुपस्थित हुआ, अब्सेंट हुआ, आरएच फैक्टर क्या है? अनुपस्थित है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उनका होगा ऋणात्मक, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस। बहुत ही सिंपल है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और आरएच फैक्टर अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा निगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो ये प्लस और माइनस का जो आधार है वो आधार होगा आरएच फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और फिर ये टेबल बना दी, इस टेबल से और पक्का हो जाएगा आपका, आरएच फैक्टर उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। आरएच फैक्टर उपस्थित तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। आरएच फैक्टर अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। और सबसे अधिक जो ब्लड ग्रुप कौन सा मिलता है, मोस्ट कॉमन, तो वो है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अपने को लाइफ में रहना भी कैसे चाहिए? बी पॉजिटिव रहना चाहिए। सकारात्मक सोच रखो आप, कोई भी पहलू उसके दो वैल्यू, कोई भी घटना उसके दो पहलू है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन अपने को क्या रहना है? लाइफ में पॉजिटिव रहना है। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा मिलता है। रेयर ब्लड ग्रुप में दो है, एक ओ माइनस भी है और ए बी माइनस भी है, दोनों ध्यान रखना है इसमें। अब यहां पे इन्होंने ए बी माइनस को शो कर रहा है, ए बी माइनस क्या मिलता है? कम मिलता है, ओ माइनस भी कम मिलेगा। ये रेयर ब्लड ग्रुप है। दोनों ऑप्शन में हो तो ओ माइनस को करना आप, ओ माइनस नहीं है तो कौन सा जाएगा? ए बी माइनस। ये रेयर ब्लड ग्रुप है, सबसे कम पाया जाता है। तो ये प्लस और माइनस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उनको अपनों ने देखा। इसके बाद ब्लड के अंदर अपने कोई व्यक्ति है, वो अपना ब्लड किस किस को दे सकता है, कौन कौन व्यक्ति किसका ब्लड ले सकता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कोई व्यक्ति है, किसका ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है, इस प्रोसेस को कहेंगे रक्तदान। तो ये अपने इसको सेकंड पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में चलेगा। और भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, अगली पीढ़ी में ब्लड ग्रुप निकालो, कैसे करोगे, या एक बीमारी भी पढ़ेंगे अपने जिसमें संतान के अंदर आरबीसी के नष्ट होने से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारा अपने सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। इसको मैं जहां तक सोचता हूं अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हो तो एक बार और पढ़ लेना है, इसको रिवीजन करना। रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
प्रैक्टिस करके परफेक्ट बने, सिलेक्शन करना है दोस्तों, बिल्कुल अपना हर हालत में सिलेक्शन होना चाहिए आपका एग्जाम के अंदर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।